गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां हम शुरू करने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स की जर्नी को विद कोर कॉन्सेप्ट। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले टारगेट करेंगे एनसीईआरटीज को, और जैसे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस से क्लैरिटी हमें मिलेगी, हम सीधे जंप कर जाएंगे अपने एक्सपर्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ताकि न्यूमेरिकल्स हमारी सक्सेस के बीच में किसी तरह से कोई बाधा उत्पन्न ना कर पाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारे सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज स्फीयर है जिन्हें एयर में रखा गया है और उनके बीच में जो डिस्टेंस प्रोवाइड की गई दैट इज द 30 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करके क्या लेना है? फोर्स बिटवीन देम। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम सब जानते हैं, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? F = K Q1 Q2 by R square। That's a simple very formula। Okay, what is the K? तो K होता है कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है K की? 9 × 10⁹। Q1 चार्ज की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 10⁻⁷। Q2 को पुट करेंगे 3 × 10⁻⁷ एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना है कि जब भी हमें वैल्यूज गिवन की जाए हम उन्हें SI यूनिट में जरूर पुट करें। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, दैट इज द -2, और अब हम इसका करेंगे स्क्वायर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो हमने लिखा है ये 9। अच्छा, पावर को ऐड कर लेते हैं। -7 14, और 14 को 9 के साथ ऐड करोगे तो -5 रहेगा। 2 3 से हमारे पास 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हम लेके आएंगे यहाँ पे 9। ओके, 2 0 है, 10⁻², और ये हो गया 10⁻⁻4। -4 और +2 कितना बचेगा हमारे पास? -2। 9 से 9 हमने कैंसिल आउट कर दिया। देन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हो गया 6। ये रिजल्ट हम ऊपर लेके जाएंगे, दैट इज द पावर गोना बी +2, और फाइनल रिजल्ट आएगा 10⁻⁻3। तो हमने जो फोर्स कैलकुलेट किया है उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो पहला आंसर हमारे पास है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप सोचोगे बहुत सिंपल क्वेश्चंस करने की भी क्या जरूरत है? तो करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो हम शुरू करेंगे एक स्टेप से। ऐसा नहीं कि कोई आसान क्वेश्चन मिले तो आप उसे स्किप कर दो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, ताकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब हमारे पास है तो हमारे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। तो हमारे सामने आ गया सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज 0.4 माइक्रोकूलम due to another small sphere of charge -0.8 माइक्रोकूलम in the air is 0.2 न्यूटन। तो वो कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम का एक चार्ज स्फीयर है जिस पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किसकी वजह से? किसी अनदर चार्ज की वजह से, जिसकी वैल्यू कितनी है? -0.8 माइक्रोकूलम। यानी एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज क्या है? नेगेटिव। कैसा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या बात समझ गए? क्या फाइंड आउट करके देना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर? दोनों स्फीयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कूलम्स लॉ यूज करेंगे हम दोबारा। चलो लिखते हैं फॉर्मूला। क्या होता है? F = K Q1 Q2 by R स्क्वायर। सिंपल। ओके, चलो K की वैल्यू बुला के पुट करिए तो 9 × 10⁹। Q1 कितना दिया है? 0.4 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो है तो कन्वर्ट किया हमने। अगली वैल्यू है 0.8 × 10⁻�6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू उन्होंने हमें 0.2 न्यूटन दे रखी। क्या फाइंड आउट करना है? R स्क्वायर फाइंड आउट करना है। चलिए आइए यहाँ पे 9 × ओके 0.4 और 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, और पॉइंट्स को हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो लिखेंगे 10⁻⁻²। -6 कितना देगा हमें? -12 देगा, और साथ में 10⁻9 की पावर ये हमने लिख ली। अपॉन में आएंगे तो 0.2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻⁻1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 से कैंसिल आउट कर दिया था। 32 का कितना हो गया? 16। तो ये हमने लिखा 9 × 16 × अब चलते हैं इस पावर को ऊपर लेके चलते हैं। तो ये -1 की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, इसके साथ ऐड करेगी 10⁻10 हो गया। माइनस पावर कितना ऐड हो रही? 10⁻−14। तो 10⁻−14 × 10⁻10 कितना हो गया ऐड करके हमारे पास? तो 9 × 16 × 10⁻4, वो भी माइनस का। क्या तब बात समझ में आ गई? ओके, सामने मेरे पास क्या लिखा है? R स्क्वायर, यानी इन सब का मुझे क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। तो चलिए लेते हैं। तो 3 का रूट मिलेगा आपको, 9 का रूट मिलेगा, सॉरी 3, एंड 16 का हमें कितना मिलने वाला है? 4, और -4 का कितने मिलने वाला है? -2 मिलने वाला है। 4 3 12, ओके, into 10⁻²। दैट्स योर आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सिंपल। तो हम अपने आंसर तक आ गए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? तो 12 × 10⁻²। वेरी सिंपल। ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट गिरा दिया है। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। क्या लिखा है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट?
सेकेंड स्फीयर पे फर्स्ट वाले की वजह से कितना फोर्स होगा। अभी देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि पहले वाले चार्ज पे दूसरे वाले चार्ज की वजह से फोर्स आ रहा है 0.2 न्यूटन का, और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -0.8 माइक्रोकूलम पे पहले वाली की वजह से कितना फोर्स आए। तो आप सबने वेक्टर फॉर्म पढ़ा होगा, ठीक है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जहां पे हम क्या प्रूव करके देते हैं, फोर्स एट 1 ड्यू टू द 2 इज इक्वल टू फोर्स एट 2 ड्यू टू द 1, और जो रिजल्ट आता है वो इन द टर्म्स ऑफ नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा वाला अपनी तरफ खींच रहा है ना। अट्रैक्शन में होगा तो डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट हो जाएगी, रिपल्सन होगा तो डायरेक्शन फोर्स के आपस में क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स के मैग्नीट्यूड है वो देखो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि क्लियर है, इक्वल है हमारे, चाहे पहला वाला दूसरे पे लगाए चाहे दूसरा वाला पहले पे लगाए, दोनों की फोर्स की वैल्यू देखिए साथ में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। बस क्या अपोजिट आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, माइनस सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन आपको, ठीक है। तो सेकंड वाले का जब हम आंसर लिखेंगे तो वापस आंसर मेरा कितना होगा, 0.2 न्यूटन। अगेन सिंपल, इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या लिखा है, चेक दैट द रेशियो KE 2 की जगह स्क्वायर होगा K स्क्वायर अपॉन GME/MP is the dimensionless. Look up a table of physical constant, determine the value of this ratio. What does the ratio signify? इसका रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? फिलहाल पहला जो टारगेट है हमारा, हमें इस टर्म को डायमेंशनलेस प्रूफ करना है। ओके, क्या टर्म है हमारे पास डायमेंशनलेस प्रूफ करने के लिए? तो पहले हम इसे लिखते हैं, मेरे पास लिखा है KE स्क्वायर अपॉन GME/MP, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो यहाँ पे सारे सिंबल पहली बात तो हमें आने चाहिए। क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है हमारे पास, E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और G क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। इन सब के अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूले आते हैं तब तो बात बनेगी, अदरवाइज दिक्कत है। तो अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूले नहीं आते हैं तो चलिए पहले डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के लाते हैं। तो K का फॉर्मूला, K कहाँ मिलता है हमें, तो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लगाया था, कहाँ पे मिला था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के पास मिला था। चलो यहाँ से K के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करते तो पहले K का फॉर्मूला बना लो। तो K इज इक्वल टू क्या आया, F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 और Q2 आ गया। ओके, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होगा, MLT-2 होता है, R का मतलब डिस्टेंस होती है यानी L2 हो गया, अपॉन में आते हैं Q1 और Q2 चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस के लिए हम लोग यूज करते हैं कूलम, ठीक है। अब ऐसे समझो, तो कूलम तो आपने कोई डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा नहीं होगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। I के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर, और T के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, टाइम। क्या सबको बात समझ में, एम्पियर और टाइम, Q इज इक्वल टू IT। क्या सबको बात समझ गए, क्लियर। तो एम्पियर और साथ में हमने टाइम सेकंड, तो देखो 2 बार आया है, तो A और T2। इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, मेरे पास चार्ज लिखा हुआ है, तो चार्ज के लिए क्या आएगा आपको पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे 80, Q इज इक्वल टू IT। G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कहाँ, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, M1 M2 अपॉन में क्या आता था, R स्क्वायर। चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं जल्दी से। तो G इज इक्वल टू क्या मिलेगा, F R स्क्वायर अपॉन में क्या कर रहे हैं, M1 M2। सर डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला रख दीजिए, नहीं भाई, अगर याद नहीं है तो फिर क्या करोगे, एक ही ऑप्शन है छोड़ने का। तो उससे बेहतर क्या है कि हम देखें निकालते कैसे। अगर मान लो हमें याद भी नहीं है तो कुछ तो याद होगा, वहां से हमारे फॉर्मूला आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, R के लिए हम दोबारा L2 लिख रहे हैं यहाँ पे, M1 M2 मतलब kg के लिए हम यूज करते हैं M, और M कितनी बार यहाँ पे आया हुआ है, 2 बार आया हुआ, तो दैट इज द M2। सिंपल। चलिए ये मास लिखा हुआ है, यानी इसके लिए भी M यूज करेंगे और इसके लिए भी M यूज करेंगे। देखो सारे डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ चुके हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब चलिए जल्दी से जंप किया जाए और इसको सॉल्व करके दिखाया जाए, ठीक है। कितना रिजल्ट मेरे पास आएगा वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चले वैल्यू रखी जाए। सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है, तो K के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखो MLT-2, साथ में मेरे पास आया था L2, और इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है, A2T2। ओके, फिर देखो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है E स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, A2 और T2। क्या बात सबको क्लियर हो रही है? ओके, अब चलते हैं हम लोग इसके अपॉन में। फिर अपॉन में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, तो G की वैल्यू पुट कर दी जाए। लिखा है MLT-2, R के लिए वैल्यू लिखी हुई है देखो बेटा L2, और फिर उसके अपॉन में आ जाओ तो देखो मास लिखा हुआ है, तो मास के लिए मेरे पास लिखा हुआ है M2। ओके, चलो देखा जाए सारी चीजों को, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट करते हैं। दिस पार्ट गोना बी कैंसिल, ठीक है। ये सर यहाँ से कैंसिल हो गया, ये वाला यहाँ से कैंसिल हो गया, और हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, M2 बचा हुआ है। कुछ रह गया क्या? हाँ, ये
MEMP का मास रह गया था। तो 2 बार इसे भी लिखोगे तो M2 और M2 हमारे पास क्या होगा, आ जाएगा। चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं इसे भी, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, M0 L0 एंड T0। दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो रेशियो वो कह रहा था कि डायमेंशनलेस आएगा, चेक करो तो देखो ये रिजल्ट हमारा क्या आ चुका है, डायमेंशनलेस आ चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये जो रेशियो हम निकाल के आपको दे रहे हैं ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बता क्या रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। आज चलो देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो समझते हैं। हमको उसने रेशियो में गिवन क्या किया था, बात समझना। उसने रेशियो में मुझे दिया था ke² ठीक है। तो ध्यान से अगर आप मेरी बात समझे तो k² का टर्म मुझे कहाँ से मिला होगा, तो मुझे मिला जब मैंने ये वाला फोर्स का फॉर्मूला लिखा। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता हूँ और उनके बीच के डिस्टेंस को r मानता हूँ तो ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। क्लियर। उसके बाद मैं अगला फॉर्मूला लिखता हूँ ग्रेविटेशन के लिए। ओके, तो ग्रेविटेशन में क्या होगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G। मैं पहला मास लिखूंगा प्रोटॉन का, दूसरा मास लिखूंगा मैं इलेक्ट्रॉन को, और अपॉन में फिर से मैं डिस्टेंस को ले रहा हूँ कुछ। क्लियर है। अब क्या होगा, मुझे ये रिजल्ट फाइंड आउट करना, जरा ध्यान से देखो, यानी इनका रेशियो क्या गया। अब रेशियो में ये रिजल्ट आए उसके लिए मस्ट क्या है कि जो मेरी डिस्टेंस R1 और R2 है ये आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी तो हम इन दोनों टर्म्स को आपस में कैंसिल आउट कर पाएंगे। जैसे आप इन वैल्यूज को कैंसिल आउट करोगे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, k² MEMP। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ है कि 2 चार्जेस लिए गए हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हमारा प्रोटॉन है। एक बार इनके बीच में कैलकुलेशन किया गया है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और एक बार कैलकुलेशन किया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का, और इनके बीच के डिस्टेंस को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। तो रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमने डिस्टेंस ली है वो कैसी है, कांस्टेंट है। दिस इज द सिंपल रिजल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, समझ में आया हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। वेरी गुड। साथ में पेन कॉपी रखिए, चलते रहिए, कैलकुलेट करते रहिए। अगर चीज़ें खुद से आ रही हैं तो आप मेरे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे साथ चलते रहें। ओके, एक एक चीज़ों को समझते रहें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, ये वर्ड क्वांटा जैसा वर्ड क्या होता है, एक पैकेट के बंडल्स होते हैं, वहां से वर्ड हमने क्वांटा लिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये स्टेटमेंट क्लियर करो कि हम जब किसी चार्ज की बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे होते हैं, वो भी किसी बॉडी पे, तो वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या, तो आप ऐसे समझो कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, देखिए चार्ज देने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, या तो हम गेन करेंगे या तो हम लूज करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम पूरे नंबर इलेक्ट्रॉन देते हैं, 10, 20, 50, 500, 5 लाख। ऐसा नहीं होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया फिर थोड़ा कम पड़ रहा था तो आधा तोड़ के दे दिया। क्या बात समझ में आ रही, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो पूरा पूरा ट्रांसफर होगा। इसी बात को हम कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। यानी जब भी हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं दैट मीन्स ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो वो इंटीग्रल पार्ट में ही जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएगा। एक जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। प्लस माइनस का मतलब क्या हो रहा है, हम अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हम जिस बॉडी पे दे रहे हैं उसे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, माइनस के नंबर्स मिल रहा है, और अगर हम लूज कर रहे हैं तो मेरे ऊपर वही प्लस में आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, इसलिए प्लस माइनस का सिंबल हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। क्या बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है, दैट इज द क्वांटाइजेशन। ओके, आते हैं सेकंड में, व्हाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज स्केल चार्जेस। ऐसी बात होती तो हम ये क्यों कर रहे होते हैं, देखो बात समझो। जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या होगा कि बहुत बड़ी बॉडी के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब बड़ी बॉडी के साथ हम डीलिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जो भी चीजें कर रहे होते हैं। तो ऐसे टर्म में क्या होता है, 1-2 इलेक्ट्रॉन का टर्म ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, मतलब वहां पे चार्जेस का जो अमाउंट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो हाई अमाउंट होता है, तो वहां पे हम इस बात को नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं। मतलब क्या, देखो लिखा हमने ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल वन कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज द एलिमेंट्री चार्ज इज एक्सट्रीमली स्मॉल। एक छोटा सा चार्ज गया नहीं गया, देख पाए नहीं देख पाए, उसकी वैल्यू कंपेयर टू द टोटल चार्ज इन्वॉल्व, जो चार्ज इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में चार्जेस है हमारे पास। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एनी सिंगल चार्ज इज डाइल्यूटेड बाय द इमेंस नंबर ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, इतने सारे नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं कि 1-2 नंबर ऑफ चार्ज का हमको कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन हो रहा है
या नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इससे लगता है चार्जेस जो होंगे वो हमारे कंटिन्यूसली क्या होते रहेंगे, फ्लो करते रहेंगे, ऐसा अपीयर होता है। आधी बात समझ में, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, जो चार्जेस हम इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक आधा दो चार्ज अगर नहीं भी गया, कुछ लॉस भी हो गया या फिर एक्चुअल में कैलकुलेटेड नहीं हुआ, मतलब कुल मिला के हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, 1 लाख और फिर 1 पैसा, तो जाने दीजिए, 1 लाख में 1 रुपये अगर कम है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात, हम इग्नोर कर सकते हैं। वैसे ही द हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस हमारे पास अवेलेबल, उसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, गेट इट, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। तो नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। जब हम ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, फ्रिक्शन के प्रोसेस में ले जाते हैं, तो दोनों पे चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। ऐसा ही फिनोमेना और भी कई सारी बॉडीज के साथ देखा गया है। हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, मतलब जितने भी फिनोमेना होते हैं सारे। तो कैसे समझ, मान लेते हैं हमारे पास एक है ग्लास की रॉड, ठीक है, और हम इसे क्या करने वाले, एक सिल्क क्लॉथ हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सिल्क क्लॉथ हो गया, और हम इसे आपस में क्या लेके जाएंगे, फ्रिक्शन के प्रोसेस में लेके जाएंगे। ये मेरा हो गया ग्लास रॉड, ठीक है, ये हमारे पास आ गई है सिल्क क्लॉथ। इन्हें हम जैसे फ्रिक्शन में लेते हैं, तो देखो फ्रिक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, समझिएगा बात को। जैसे आप फ्रिक्शन कराना शुरू करोगे तो फ्रिक्शन से डेवलप क्या होती है, फ्रिक्शन से डेवलप होती है हीट। क्लियर हो गई बात। अब वो हीट इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, तो ये हीट करती है क्या, ये हीट इलेक्ट्रॉन्स के पास जाती है और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने सेल से जंप कर पाएं, बाहर निकल पाएं, और बाहर निकल के वो क्या करते हैं, किसी दूसरी बॉडी पे जंप करते हैं। एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं किसी दूसरी बॉडी पे, और इससे क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फ्रिक्शन किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल गए, जंप कर गए सिल्क क्लॉथ पे। ऐसी कंडीशन में अगर मैं मानूं कि यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 10 है, तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे 10 टाइम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे 10 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर आया है तो इधर कितने माइनस आ गए, 10 माइनस आ गए, और इधर कितने प्लस आ गए, 10 प्लस आ गए। क्या बात समझ में। अब बात करते हैं कि ये जो फिनोमेना ये हर बार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे शो करता है। तो पहले बात करते कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप समझते क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसको बहुत क्लैरिटी समझना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जो मैग्नीट्यूड है हमारे चार्ज का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ना कि नंबर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्या बात समझ में आ रही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि जितना चार्ज स्टार्टिंग में था उतना ही चार्ज बाद में होना चाहिए, ना कि इस बात को कंफर्म करता है कि शुरुआत में तुम्हारे पास 100 इलेक्ट्रॉन थे और बाद में भी 100 ही होने चाहिए, 10 प्रोटॉन थे बाद में 10 ही होने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही। वो नंबर्स को नहीं कैलकुलेट करता, उसको नहीं कांस्टेंट रखता है, वो चार्ज को कांस्टेंट रखता है। समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। स्टार्टिंग में देखो जब हमने फ्रिक्शन नहीं किया था तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, 0। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, 0। ओके। जैसे ही हमने यहाँ पे फ्रिक्शन किया कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, नंबर्स कितने हो गए, 10। कितने नंबर्स हो गए, 10। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन आ गया ना। तो देखो स्टार्टिंग में अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो 0 थे, बाद में कितने तुमको मिल गए, 10 मिल गए। तो क्या ये कंजर्व है, नंबर्स क्या कंजर्व है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंजर्वेशन नहीं। तो क्या चीज कंजर्व है, चार्ज का अमाउंट कंजर्व है। स्टार्टिंग में जब हमने फ्रिक्शन नहीं किया था ऐसी कंडीशन में नेट चार्ज कितना था, 0, और जब फ्रिक्शन कर दिया तो मेरे पास आया है 10 का पॉजिटिव और 10 का नेगेटिव, दोनों को ऐड करो क्या रिजल्ट आएगा, 0। दैट इज द कंजर्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नंबर्स नहीं कंजर्व करने हैं, चार्ज का अमाउंट कंजर्व करना है। क्लियर हो गई बात सबको। ओके चले बढ़े आगे। देखिए हो सकता है कि मैं थोड़ा टाइम टेक कर रहा हूँ, आपकी ना वीडियोस हो सकती है कि थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक बार समझना पड़ेगा, फिर एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना पड़ेगा। एकदम क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेंगे। बार बार पढ़ने से तो बेहतर है एक बार थोड़ा ज़्यादा समय लेके पढ़ लिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। 4 point charges are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो उन्होंने क्या बोला कि एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, 4 चार्ज रखे हुए हैं सर कोने में,
और उनकी साइड कितनी इन्होंने बताई है, तो उन्होंने बोला जो हमारी साइड है वो है 10 सेंटीमीटर की, स्क्वायर है तो सारे 10 सेंटीमीटर होंगे, सिंपल सी बात है। ओके, हमें क्या बताना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे एक रखा है इन्होंने चार्ज भाई, ठीक है, आज पहले सेंटर पे एक चार्ज रखा है, यहाँ कहीं पे इन्होंने एक चार्ज रखा, कितने अमाउंट का है, 1 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। आ जाओ, तो हम ऐसा करते हैं, पहले एक डायगोनल बना लेते हैं ना, पता तो करें कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, क्लियर है, फोर्स हमें पता करना है। तो देखो कैसे करते हैं, किया है कभी तो बहुत अच्छी बात, आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है कंफ्यूजन होता है तो सीखते हैं बेसिक से। क्या करना है, जो तुमसे बोला जाए उसका पहले फॉर्मूला लिख लो, बहुत सिंपल सी बात है, लिख लो। अब जो फोर्स काम करता है वो दो चार्जेस के बीच में काम करता है, ठीक है, तो हम दो चार्जेस का अमाउंट रखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और उस डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, यानी वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्लियर है। ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा फोर्स दौड़ के आ जाता है। आ जाओ, हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि आप 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स बताओ, यानी ये सारे चार्जेस 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगाने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे एक चार्ज ये पता है, एक चार्ज ये पता है, ऐसे हर एक बार मुझे दो दो चार्ज, यानी Q1 Q2 तो नोन हो गया। अब मुझे और क्या पता होना चाहिए, कैलकुलेशन के लिए पता होना चाहिए मेरा R कितना है, तो मुझे सबसे पहले यहां से यहां तक का गैप पता करना होगा। आई बात समझ में? ओके, तो ये दिया मुझे 10 सेंटीमीटर, और डायगोनल कितना होता है सर, तो हमारा जो डायगोनल होता है वो कितना निकल के आता है, अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो 10, दिस ऑल्सो 10, यूज कर लेते हैं पाइथागोरस, 10 का स्क्वायर ऐड करते हैं अंडर रूट के अंदर, तो 2 बाहर आ गया, कितना बन गया हमारा भाई, 10√2 बन गया, सिंपल, दैट इज द 10√2। क्लियर हो गया सबको बात यहाँ तक? ओके, अब हमारी डिस्टेंस यहाँ से केवल यहाँ तक है, मतलब हाफ, तो इसका आधा करोगे तो तुम्हें हाफ कितना मिलने वाला है, 5√2। ओके, यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई, सिंपल, क्या बात सबको क्लियर हो गई, 5√2। ओके, चलो अब इस कैलकुलेशन को करते हैं, है ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पहले कर लें, हो सकता है फायदा हो जाए। चलो देखो क्या है स्मार्ट वर्क, ध्यान से समझो। ये मेरे पास 1 माइक्रोकूलम, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है। अब पहला फोर्स लगा रहा है 5 माइक्रोकूलम, ये माइनस है ये प्लस है, क्या प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब जो 5 वाला माइक्रोकूलम का फोर्स है वो इधर लग रहा होगा, सिंपल सी बात है। अब जरा देखो इसके जस्ट सामने दोबारा माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, ये माइनस ये प्लस ये भी से क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा सर, क्लियर है। अब जरा देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस 5√2 है, और यहां से यहां की डिस्टेंस भी 5√2 है, सेम डिस्टेंस, सेम चार्जेस, सेम डिस्टेंस, तो क्या फोर्स भी इक्वल आएगा, फोर्स तो मेरा इक्वल आया, और देखो डायरेक्शन कैसे आ गई, अपोजिट आ गई, और अगर डायरेक्शन अपोजिट आ गई है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे सर, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी इधर का फोर्स नट मिला के कितना हो गया, 0। समझ गए? चलो अगले, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे जो फोर्स लगाएगा वो कैसा लगाएगा, रिपल्शन का लगाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगेन 2 माइक्रोकूलम है, फिर से 1 पे लेके आएगा तो फिर से क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स देगा, यानी इस तरफ फोर्स देगा, और फिर से वही बात सर, 2 1 2 1, सेम अमाउंट सेम डिस्टेंस, फोर्स इक्वल आएंगे, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर देंगे, यानी जब मैं नेट रिजल्ट यहाँ पे लिखने जाऊंगा तो नेट रिजल्ट कितना मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। क्या कहानी हुई है सर, कुछ ऐसी कहानी हुई है, ऐसे करके सबने फोर्सेस एक दूसरे के क्या कर दिए हैं, कैंसिल कर दिया, सिंपल। चलो अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। कहना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, और ये बात बताओ कि क्या उसमें जो सडन ब्रेक्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सिंपल से बात समझो, जब हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल के थ्रू जब आप रखोगे तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यूअस मोशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, फील्ड रहेगी, मोशन करता रहेगा। अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो क्या होगा, चार्ज रुक जाएगा, ऐसा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक फील्ड आई, यहाँ पे फील्ड खत्म हो गई, तो क्या हुआ, चार्ज आके यहाँ पे रुक गया भाई, धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे स्पीड कम होगी, रुक गया। ओके, अब कह रहे हैं कि सडन ब्रेक हो, सडन ब्रेक होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फिर से शुरू हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर चार्ज यहाँ पे आके स्लो डाउन हुआ है और यहाँ अचानक से फिर से फील्ड आ गई, तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, यहाँ से अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा, कुछ भी होगा, तो क्या करेगा, फिर जंप करेगा। ऐसे कंडीशन में जो चार्जेस हैं वो ऐसे जंप कर करके चलेंगे, जो कि ऐसा होता नहीं है। जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये कंटिन्यूअस मोशन करता है, और यही कंटिन्यूअस मोशन शो कर देता है कि हमारी जो फील्ड लाइंस होते हैं उसमें किसी तरह का कोई सडन ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है। इस बात को मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कैंसिल आउट नहीं करती हैं, ऐसा क्यों?
तो ये मैंने ले लिया 2 फील्ड लाइंस, ठीक है, और ये दोनों फील्ड लाइंस ने क्या किया, किसी एक पॉइंट पे कट किया। अब जो फील्ड लाइंस होती हैं वो मैं कैसे बनाता हूँ, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करने के लिए आप क्या करो, टेंजेंट पे लाइन पे एक टेंजेंट बना दो, ठीक है। और ये टेंजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करने वाली है भाई, एक सेकेंड जरा मैं इसको फिर से बनाता हूँ टेंजेंट अच्छे से। ये मैंने बनाई टेंजेंट और एक मैंने टेंजेंट ये बनाई, ठीक है। ये फील्ड लाइन की मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इस फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और ये कोई एक पॉइंट है। अब बात ये आ गई कि एक पॉइंट पे एक ही टाइम पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, कैसे करते सर, एक पॉइंट बीच में रख दें, एक चार्ज इधर रख दें, एक चार्ज इधर रख दें, तो इस चार्ज की भी फील्ड लाइन आएगी और इस चार्ज की भी फील्ड लाइन आएगी, सर फिर तो 2 फील्ड लाइन हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पॉइंट तक जब कोई फील्ड लाइन पहुंचेगी, एक चार्ज हो, 2 चार्ज हो, 10 चार्ज हो, कितने भी चार्जेस हो, उनकी वजह से जो भी फील्ड लाइन किसी पॉइंट तक पहुंचती है वो नेट में पहुंचती है, मतलब उसका रिजल्टेंट पहुंचता है। ऐसा नहीं कि 4 5 फील्ड लाइंस वहां पे पहुंच रहे हैं एक दूसरे को कट पिट करके, नहीं नहीं, एक साथ एक ही पॉइंट बहुत सारे फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर ले रहा, बिल्कुल नहीं। सारी बात समझ में क्या कह रहा हूँ, सबकी फील्ड लाइंस को नहीं, वो जो एक्सपीरियंस करेगा सबके फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ नेट रिजल्टेंट, अलग अलग एक्सपीरियंस नहीं करेगा। E1 E2 E3 E4 सबकी फील्ड लाइंस आएंगी, लेकिन वो जब मुझे मिलेंगी तो एज अ रिजल्टेंट मिलेंगी इन द टर्म्स ऑफ ऐड और सबट्रैक्ट होके वेक्टर फॉर्म में। सब अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो सब जुड़कर मुझ पे फोर्स लगा रही होंगी, अपोजिट होंगी तो कैंसिल आउट होकर लगा रही होंगी, पर ये नहीं कि 4 फील्ड लाइंस आए और मुझे कट करके निकल जाए। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट पे एक ही टाइम पे 2 डायरेक्शन ऑफ फील्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कर्व्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई डाउट्स हो, कुछ भी बात ना समझ में आता तो इस बात को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर डाल के कि सर ये बात समझ में नहीं आई, कमेंट कर सकते हैं, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 3 microcoulomb, QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 cm apart in vacuum। 2 चार्जेस हैं, वैक्यूम में रखे हैं, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the 2 charges? मान लो कि मैं कोई लाइन फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल से बात समझते हैं। मान लो कि मैं कोई लाइन फॉर्म करता हूँ, ऐसे करके मैंने एक लाइन फॉर्म कर ली, ठीक है, और उस लाइन पे मैंने दोनों चार्जेस को रख दिया। पहला चार्ज रखा हमने 3 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज रखा हमने -3 माइक्रोकूलम का, और मिड में हम एक कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई AB, और मिड में हमने कोई पॉइंट O ले लिया। अब इस पॉइंट O पे मुझे क्या बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं उनके लोकेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, तो वो है हमारी बेटा 20 सेंटीमीटर। आधा क्लियर हो रहा है, 20 सेंटीमीटर आधा कर दो यानी 10 तो यहाँ से जो गैप हो गया हमारा वो कितना हो गया, वो हो गया है हमारा 10 सेंटीमीटर। दिस इज द 10 और दिस इज द 10। ओके, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले जो पता करना है उसका फॉर्मूला लिखो भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R²। क्या क्या पता होना चाहिए, Q पता होना चाहिए, कौन सा Q, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, दैट इज द सोर्स चार्ज, ये पता होना चाहिए। तो ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है सर, ये वाला भी पता है। अब पता होना चाहिए कहाँ पे बनाना है, जिस पॉइंट पे बनाना वहां तक के डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे बनाना वहां तक के डिस्टेंस पता है सर, पता है सर, बात समझ गए। ओके, अब देखो क्लियर समझो कि ये जो O पॉइंट है ये 2 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने वाला है। तो मैंने क्या थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे वो अलग अलग ना होके हम इन द टर्म्स ऑफ रिजल्टेंट एक्सपीरियंस करेंगे, रिजल्टेंट एक्सपीरियंस करेंगे। या तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड होके एक्सपीरियंस देंगे या तो सबट्रैक्ट होके। ये कैसे पता चलेगा, जो डायरेक्शन देख लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। चलो, ये हो मेरा प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, तो आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ मेरी फील्ड लाइंस मूव करना स्टार्ट करती हैं। तो अभी जो यहाँ पे फील्ड लाइन वो इधर जा रही है, क्लियर है बात। इस चार्ज की वजह से देखें तो ये कैसा नेगेटिव चार्ज है, तो फिर से सिंपल सी बात होगी कि प्लस से माइनस की तरफ इंटर, यानी इसकी फील्ड लाइन भी इधर ही सेम डायरेक्शन में मूव करोगी, यानी E1 और E2 दोनों की फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, उनको प्लस करने वाला हूँ। तो दोनों फील्ड लाइंस को मैं ऐड करूंगा और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, अमाउंट सेम है, तो बस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे दीजिए। किया जाए तो 2 × 9 × 10⁻⁹, क्लियर है। क्यू की वैल्यू कितनी, 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁻6 लिखेंगे। अपॉन में R² आ जाएंगे, तो 10 का स्क्वायर, 10 को सेंटीमीटर है, पहले कन्वर्ट कर लो, तो क्या बन गया 10 × 10⁻², क्या बना 10⁻⁻1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻²। मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। क्या बात समझ गए, ठीक है, 10⁻²। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट है कितना, 9 और ये कितना हो गया 6, ये हो गया मेरा 54, और -2 ऊपर लेके चलते हैं तो ये कितना हो गया -8, सॉरी
-6 है यहाँ पे मेरे पास, और ये मेरे पास रिजल्ट हो गया 3 और 2, 10 टू द पावर क्या आ गया बेटा 5 आ गया। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 5.4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर होगी सबको बात? गेट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, न्यूटन पर कूलम, दैट्स योर रिजल्ट। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए, आ रहा है समझ में? आएगा, ठीक है, मेहनत करेंगे, समझेंगे, आएगा, कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA is equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB minus 2.5 into 10 to the power minus 7 located at points A 0, minus 15 यानी x y z, z पे लोकेशन दिया है इसने, फिर अगली B है 0, प्लस 15 यानी प्लस z पे लोकेशन दिया है। रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, समझते हैं। पहले जो ये कह रहा है, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की पहले लोकेशन बनाओ भाई। ठीक है, तो हमने ले लिया भाई, हमने कहा ये z डायरेक्शन में रखे। ओके सर, ये z डायरेक्शन में रखे हैं, तो z डायरेक्शन में हम ले लेते हैं। ओके, पहला चार्ज है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम का, ये ए पॉइंट पे। दूसरा माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 का, ये बी पॉइंट पे। अब जरा ध्यान से देखो, तो दो चार्जेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं। दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट हैं तो क्या फॉर्म करके देते हैं? डाइपोल फॉर्म करके देते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। गेट इट? ओके, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की पहली लोकेशन कहाँ पे है? तो -15 पे है, और अगली लोकेशन कहाँ पे है? +15 पे। जरा इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे आप, तो -15 से 0 और 0 से 15 यानी टोटल कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया सबको बात? ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? बोलो व्हाट आर द टोटल चार्ज? डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होगा? तो भाई एक चार्ज तुम्हारा है प्लस में और एक चार्ज है तुम्हारा माइनस में, रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। सिंपल, क्लियर? ओके, अगला क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? तो डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं लोग। क्या करते हैं? फॉर्मूला हम याद रखते हैं 2QA या फिर 2QL, और A की वैल्यू में उठा के टपाक से 30 सेंटीमीटर रख देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, A इज नॉट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक्चुअल फॉर्मूला सर ये होता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो एक्चुअल फॉर्मूला ही याद करिए, Q इंटू 2A। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द 2A, नॉट अ A। ठीक है, 2A इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो Q की वैल्यू क्या है? कोई भी वैल्यू एक 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 रखिए और यहाँ पे 30 रखिए। 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया। क्या बात समझ में आ रही मैंने क्या कहा? ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा ये रिजल्ट हो जाएगा 75 और पावर मेरी ऐड करेंगे -2 -9। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ पी। यूनिट की बात कर लेते हैं तो यूनिट बहुत सिंपल से आ जाएगी। देखो क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलम, और ए मतलब डिस्टेंस, तो मीटर। दैट्स योर आंसर। 7.5 लिखेंगे तो इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम मीटर पे पहुंच जाएंगे। आ रही बात समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बढ़े आगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 into 10 to the power -9 coulometer is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of 5 into 10 to the power 4 Newton coulomb magnetic. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. तो सबसे पहले पता करके what is the torque, ठीक है? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PA sin थीटा। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? डायपोल मोमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, और उसके साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? एक एंगल होना चाहिए। क्या बात सबको समझ में आई? क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मोमेंटम इन्होंने दे रखा है 4 into 10 to the power -9, इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखी है 5 into 10 to the power 4, और एंगल क्या है? 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल आप जानते हो कैसा होता है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है -q, ये +q, और यहाँ से पास आउट कर रही है आपकी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल कितना फॉर्म करके हुए जा रही है? यहाँ से 30 डिग्री का एंगल। सिंपल, ओके, चलते हैं, आइए वैल्यू रखते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू पी की वैल्यू रखेंगे 4 into 10 to the power -9, मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे किससे? 5 into 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलो साथ में एंगल कितना दिया है? 30, तो sin 30 1/2 होता है। ये हमने कैंसिल कर दिया, 2 5 10 into 10 to the power -5 आ गया, और फाइनल रिजल्ट आ गया 10 to the power -4। दैट्स योर रिजल्ट। क्या बात सबको समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। हो गया हमारा आंसर। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10 to the power -7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड।
फ्रॉम विच टू विच, एंड सेकेंड पार्ट इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन। ओके, फिलहाल पहली बात समझते हैं कि पॉलीथीन और वूल को आपस में रब किया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं पॉलीथीन, ठीक है, ये हमने पॉलीथीन ले लिया, और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, कोई वूल ले लेते हैं, और इन्हें आपस में क्या किया गया है, रब किया गया। आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रबिंग करते हैं यानी हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। फ्रिक्शन के प्रोसेस से क्या आता है, हीट आता है, हीट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं और जंप कर देते हैं। सिंपल सी बात है। अब बात है कि कहां से कहां जंप किया गया, ये क्वेश्चन हमसे पूछा, तो जरा देखो इसका आंसर उन्होंने नीचे दे रखा, वूल टू पॉलीथीन। वूल टू पॉलीथीन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वूल से निकल गए, यानी वूल पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और पॉलीथीन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर होगी, विच टू विच का आंसर आ गया। अब बात है कि कितने, हाउ मैनी चार्ज, ठीक है। आ जाओ, हाउ मैनी का भी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं हम यहाँ पे। तो फॉर्मूला सिंपल सा, Q इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, N इंटू ई। क्यू की वैल्यू हमको कितनी गिवन की गई है, तो Q की वैल्यू उन्होंने दी है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 ऑफ चार्ज। नंबर्स हमें पता करने, ई को भेज दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और दिस इज द नंबर, ठीक है। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी -19 और प्लस हो जाएगा 7 माइनस का, तो कितना हो गया 12। ओके, 3/1.6, तो इसे हम 16 लिखेंगे, ये हो गया हमारा 30। 16 से 30 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 टाइम्स लेके जाएंगे, ठीक है। कितना बचेगा, 14 बचेगा, 14, ठीक है। तो 14 में पॉइंट लगाया, कितना हो गया 140 हो गया। 16 का टेबल लेके जाएंगे हम 8 टाइम्स, 8 टाइम्स कितना हो गया 128, तो दिस इज द 18। ओके, 128 और 140 कितना बचा 12, 12 मतलब 120। फिर से 7 टाइम्स लेके जाएंगे, 7 टाइम्स का मतलब हो गया 112, ठीक है। 112 और 120 कितना बचा आपके पास 8, डेसिमल के साथ हो गया 80, 80, तो 80 हो गया, 16 5 जा 80, 1.87 इंटू 10 टू द पावर 12 का रिजल्ट आपके पास आ रहा। मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए ट्रांसफर। के बाद समझ में आ रही, 1.87 का बेसिक सा मतलब क्या हो गया, क्योंकि पावर आप लोगे, मतलब समझ रहे हो ना, नंबर्स आए, टोटल नंबर है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है, 10 की पावर 12 लगी है ना, तो 0000, गेट इट, तो दैट्स योर नंबर, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं हमारे, किससे किस में ट्रांसफर हुए हैं, वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफर, पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज हुआ है और वूल कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ओके, इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, कह रहे क्या मास का भी ट्रांसफर होगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल। तो अगर मैं सेकंड पार्ट में चलूं और मैं बोलना चाहूं कि क्या मास का ट्रांसफर होगा, तो हमारा आंसर है यस, बिल्कुल ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर हो जाएगा, तो मास निकालना है, तो क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और मल्टीप्लाई द नंबर्स, नंबर्स हमारे कितने आ गए थे 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। इतने नंबर्स हमारे पास आए, इन नंबर्स को हम आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो ये 9 लिखा है, ये लिखा है 1.8, ओके, मतलब 9 2 जा 18 होता है, ठीक है, और ये 1.8 है, तो अप्रोक्स थोड़ा सा कम वैल्यू, अगर 7 ले लो तो मतलब 1.9 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 18 से थोड़ी वैल्यू कम आनी चाहिए, 18 से वैल्यू कम आनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ इसको 1.9 और 9, तो लगभग लगभग हम पहुंच जाएंगे 1.7, ठीक है। तो ये आंसर मेरा आ जाएगा 17, ठीक है। तो आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग कुछ, 17.5, 17 फॉर एग्जांपल मैं 17 मान के चलता हूँ, ठीक है। ये 17 के अप्रॉक्स आंसर आया मेरा, और ये आया 10 टू द पावर कितना -19 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -18, दैट्स योर आंसर, ठीक है। नियर बाय अप्रॉक्स आप मैच करोगे आंसर बुक के, तो ऐसे कुछ आसपास का आंसर आएगा। तो ये हमारे पास मास हो गया। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जो पॉलीथीन का मास है वो थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, पर ये हमें पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि नेग्लिजिबल वाली कहानी, क्लियर है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आइए आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force electrostatic repulsion of the charge on each is 6.5 into 10 to the power -7 coulomb, ठीक है। दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस का अमाउंट सेम दिया गया है और उन्हें 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। पता है कि सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यानी क्या करना है, कूलम्स लॉ लगाना है, सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ कूलम्स लॉ यूज करते हैं। तो फॉर्मूला लिखा जाए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R², ठीक है। K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 6.5, Q2 भी 6.5, और पावर में -7 है, तो -14 हो गया आपके पास। सिंपल, आर स्क्वायर कितना 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 50 इंटू 50, और सेंटीमीटर
में कन्वर्ट करेंगे तो -2 इंटू -2 यानी 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 कितना हो गया 10 की पावर -4 हो गया। क्लियर? ओके चलो चलो इसे 5 से उड़ा देते हैं, ये गया 13 यानी 1.3 टाइम्स 1.3 टाइम्स। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास 9 इंटू 1.3 इंटू 1.3 1.3 इंटू 1.3 को तो आप जानते हो हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 13 कितना होता है 1.69। ठीक है स्क्वायर हो गया 1.69 आ गया आपके पास। और आगे बढ़ेंगे तो पावर है -14 और 9 कितना हो गया आपके पास 10 की पावर -5 का रिजल्ट आ गया। यहां से 2 जीरो है मेरे पास 10 की पावर 2 -4 एंड 10 की पावर -2 बचेगा, इसे ऊपर लेके आएंगे तो 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है चलेंगे 9 इंटू 1.69 करेंगे। ठीक है तो कितना हो गया 81 हो गया 81 1 कैरी गया 8 आया 54 842 2 हो गया 6 कैरी 919 9 जो 9 9 6 कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है ये डेसिमल लगाया 15.21 इंटू 10 टू द पावर यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। ओके अगर मैं इसे सिंपल लिखना चाहूँ तो 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ। क्या फाइंड आउट किया हमने न्यूटन फाइंड आउट किया दैट इज अ फोर्स। गेटिंग तो दो स्फीयर्स के बीच में हमारा ये रिजल्ट आ चुका है। ओके अब आगे चलते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या लिखा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल। अगर हम स्फीयर के चार्ज को क्या करते हैं डबल कर दें एंड द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज और उनके बीच की जो डिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं तो उसे कितना कर दें आधा कर दें। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। सिंपल सी कहानी क्या बदलाव करने हैं तो वो बदलाव देखने हैं आपको। क्या करने वाले हैं हम सिंपल सा फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको Q1 Q2 बाय R। क्या कहा है कि चार्जेस को डबल कर दो तो ये यहाँ पे 2 लगाया एक 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है क्लियर होगी बात। ओके रुको 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 स्ट्रोक में आते हैं। ओके ना चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट में। अब देखते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग। तो बेसिक सा चेंज है। चलिए आइए देखते हैं बेसिक सा चेंज क्या चेंज किया है उन्होंने बोला हमने चार्जेस को डबल किया और डिस्टेंस को क्या कर दिया हाफ कर दिया। तो आप सिंपल सा क्या करो फोर्स का फॉर्मूला लिखो। ये लिखा Q1 ये लिखा Q2 और ये लिखा अपॉन में R क्या होता है स्क्वायर रूट। ठीक है पहले वाले फोर्स को उन्होंने 2 टाइम्स किया सॉरी चार्ज को 2 टाइम्स किया अगले वाले को भी 2 टाइम्स किया। यहाँ पे के लेके चलते हैं डिस्टेंस को उन्होंने हाफ कर दिया तो हमने हाफ करके होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है आप देखो कितना अमाउंट ऑफ चेंज आया पहले फिर कैलकुलेशन 2 इंटू 4 हो गया। ठीक है अपॉन में देखो R/2 का स्क्वायर मतलब 4 घूम के ऊपर पहुंचेगा दैट इज अ मल्टीप्लाई में Q1 है Q2 है और अपॉन में क्या है आपके पास R स्क्वायर। यानी जो मेरा रिजल्ट है वो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा पहले वाले फोर्स का। ये सारे चार्जेस पहले वाले ही तो है पूरा पूरा अमाउंट क्या निकाल के लाए हो 1.5 21 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ठीक है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलो जल्दी से आप अपनी कॉपी में मल्टीप्लाई करो क्या रिजल्ट आ रहा है 1.6 1.5। ठीक तो हम इसका कैलकुलेशन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं रिजल्ट आएगा 24.3 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन के आसपास। ठीक है ताकि हम ज्यादा टाइम ना टेक करते हुए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन को एज इट इज प्रोटेक्ट कर दिया। आगे बात समझ में। तो जब भी ऐसे कोई न्यूमेरिकल स्फीयर्स आते हैं तो आप पहले से मल्टीप्लाई मत करो पहले आप देख लो कि क्या अमाउंट ऑफ चेंज आया है उस नंबर को उठा के बाहर कर लो। ठीक है तो जो भी चेंजेस आए हमने उतना नंबर उठा के पहले से बाहर कर लिया। इसके बाद हमने एक्चुअल वैल्यू को पुट किया और कैलकुलेशन सिंपल हो गया। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग से सारा कैलकुलेशन करना पड़ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है सपोज द स्फीयर्स A and B in exercise 12 have identical। एक्सरसाइज 12 का मतलब इस क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है। A third sphere of the same size but uncharged brought in contact with the first, then brought in contact with second and finally removed from both. What is the new force of the repulsion between E and B? देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करते हैं इसको। कहा कि सपोज करो A और B जो हमारे चार्जेस हैं वो आइडेंटिकल साइज के। ठीक है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं A, यहाँ पे हमने लिया B। A और B आइडेंटिकल साइज के हैं। पीछे से जाके हम मैच करेंगे तो पीछे देखो चार्जेस उन्होंने इक्वल दिए हुए थे। ठीक है इसका मतलब दोनों पे जो Q का अमाउंट है वो सेम है यानी यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे Q चार्ज। फिर क्या बोला एक थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड। एक तीसरा चार्ज हमें लेना है C सेम साइज का लेना है पर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। क्या करना है आपको अनचार्ज्ड इज बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। C को ले जाना है A के कॉन्टैक्ट में। ठीक है तो आइए करते हैं सारा काम। क्या करना है सबसे पहले मुझे A के कॉन्टैक्ट में किसको लेके आना है C को लेके आना है। ठीक है यहाँ पे चार्ज Q है और अभी यहाँ पे चार्ज 0। देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सेकंड पहले के साथ ले जाओ फिर दूसरे के साथ। अब देखो जब मैं
एक चार्ज स्फीयर को दूसरे अनचार्ज स्फीयर के कांटेक्ट में ले जाऊंगा, तो जैसे ही हम कांटेक्ट में ले जाएंगे कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन का प्रोसेस होगा। कंडक्शन के प्रोसेस में चार्ज आपस में ट्रांसफर होंगे कितना, तो टोटल जो चार्ज है वो दोनों में हाफ हाफ इक्वली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हमारे पास है कितना, Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया Q/2। इसका मतलब अभी अब मैं देखूंगा तो A और C पे चार्ज कितना आ चुका है, Q/2 एंड Q/2। आफ्टर देन मुझे क्या करना है, इसी को उठा के सेकंड से कांटेक्ट में लानी, C को उठाना है, अब B से कांटेक्ट में ले जाना है। तो मेरे पास ये हो गया B के पास चार्ज है अभी Q, और मैं इसलिए क्या आ रहा हूँ C वाला चार्ज, और C के पास कितना हो गया Q/2। फिर से दोनों सेम साइज के हैं, तो फिर से टोटल अमाउंट का चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा और आधा। ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालो कितना है, Q प्लस Q/2, कितना हो गया आपके पास 3Q/2, और इसका क्या कर दो, हाफ कर दो, यानी कितना हो गया 3Q/4। यानी अभी दोनों चार्जेस पे, सॉरी स्फीयर्स पे कितना चार्ज आ चुका है, 3Q/4 एंड 3Q/4 इतना आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, फाइनली मैंने रिमूव कर दिया। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। अब बताओ रिपल्शन क्या, तो आप ऐसे समझो कि ये थर्ड हो गया, उसी क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हो गया। जैसे उन्होंने चार्जेस को डबल किया था, फिर डिस्टेंस को हाफ किया, तो नया फोर्स क्या होगा। सेम वैसे यहाँ पे समझो कि चार्जेस में चेंज किया, अब तो नया फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो चलो आज करते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा लिया जाए, कैलकुलेशन में आते हैं। तो कैसे करना है मुझे, तो मैंने कहा था क्या करोगे आप, पहले फॉर्मूले लिख लो, दौड़ा भागी नहीं करनी। Q1 लिखा, Q2 लिखा, अपॉन में क्या लिखा, R² लिखा। R में क्या कोई चेंज किया था, नहीं किया, तो एज इट इज रहने दीजिए। Q1 जो है वो क्या हो गया है, 3Q/4 हो गया है। क्या हो गया है, 3Q/4। देखो देखो ध्यान से, क्या क्या चेंजेस आए हमारे चार्जेस में। ए वाला था और बी वाला, ए वाले पे और बी वाले पे मुझे चाहिए, तो ए का जो रिजल्ट है वो Q/2 पहुंच गया है, और बी वाले का रिजल्ट 3Q/4 पहुंच गया। ठीक है, तो अब समझते हैं इस बात को कैसे करेंगे। तो Q1 की जगह मैं लिखने वाला हूँ Q/2, और Q2 की जगह लिखने वाला हूँ 3Q/4, अपॉन में चलेगा मेरा R²। ठीक है, जो नंबर से पहले उनको उठा के बाहर लाओ, तो ये 4 2 8 और ये 3 कितना हो गया भाई, 3 8 इंटू K, मेरे पास ये हो गया Q² अपॉन में हो गया R²। देखो ये पहले वाला रिजल्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पीछे वाले आंसर से चलते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आया था। एक बार हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, 1.52 इंटू 10⁻⁻² का रिजल्ट हमें मिला था। ठीक है, ये पहला वाला आंसर है, तो इसे को लाके रखते हैं यहाँ पे, तो हो गया 3/8 इंटू 1.521 इंटू 10⁻, क्या आया था, -3 आया था। ठीक है, ये रिजल्ट था, सॉरी -2, ये आंसर हमें मिला था। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हो गया हमारे पास 8 1.5, देखो 8 2 से 16 होता है। ठीक है, 8 2 से होता है कितना, 16। 1.5 लिखा है, थोड़ा सा नंबर कम है, तो 2 टाइम्स ना जाके थोड़ा सा कम जाएगा। कम जाने का मतलब हो गया, आप ऐसा समझो कितना जाएगा, 1.9 टाइम्स जाएगा। तो 3 इंटू 1.9 हो गया 10⁻², अप्रॉक्स लेके चलना है। और 3 इंटू 9 तो ये हो गया कितना, 57, यानी 5.7 इंटू 10⁻², दैट्स द रिजल्ट। ये हमारा क्या गया, नया फोर्स आ गया। सिंपल है, क्लियर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमको गिवन किया गया है क्या, द फिगर बिलो शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो सबसे पहले मुझे बताना है, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। पहले हम तीनों के साइन देख लेते हैं। ठीक है, और सिंपल है, तो देख के आपको पता ही चल रहा है। पहला चार्ज, सेकंड, थर्ड, स्टार्टिंग के 2 चार्जेस देखो किधर अट्रैक्ट हुए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो पॉजिटिव किसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी मेरा नेगेटिव होगा, ये भी मेरा नेगेटिव होगा। थर्ड वाला चार्ज नेगेटिव साइड आया, दैट मींस हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल है, क्लियर है, ओके। ये आंसर हमने दिया। फिर हमारा आता है, व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। मुझे बताना है मास रेशियो क्या होने वाला, किसका ज्यादा होने वाला। देखो चार्ज मास रेशियो क्या होगा, Q/m। ठीक है, अभी देखो उन्होंने कुछ बता के नहीं बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है कि ये प्रोटॉन है कि क्या है, कौन है। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरे पास 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, और तीनों आइडेंटिकल चार्जेस में 2 के पास जो चार्ज था वो नेगेटिव था, और एक था मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, यानी मास से लेके हम सब कुछ इक्वल मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा Q/m। ठीक है, तो ये पहले वाले के लिए हो गया, ये दूसरे वाले के लिए हो गया, और ये हमने लिख लिया तीसरे वाले के लिए। इतनी बात सबको क्लियर है, ओके। अब ये बात तुम्हें कैसे पता चलेगी किसके लिए Q/m का रेशियो ज्यादा है। तो रेशियो ज्यादा होने के लिए, रिजल्ट ज्यादा मिलने के लिए मेरे पास Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी जिसका अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उसका रेशियो भी उतना ज्यादा जाएगा। सिंपल सिंपल, ओके। अब हम क्या यहां से देख के ये बात पहचान सकते हैं कि किसके पास चार्ज ज्यादा है। तो देखो कैसे पहचानोगे, आप देखो कि कौन अपने एक्चुअल पाथ से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गया है।
अगर चार्जेस ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज करेगा, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखूं तो इन सब के कंपैरिजन मुझे थर्ड वाला देखो ज्यादा डिफ्लेक्ट करते हुए दिखा दे रहा अपने एक्चुअल पाथ से, ये ज्यादा डिफ्लेक्ट किया, सब थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड वाले का चार्ज है वो क्या है, ज्यादा है। अगर ये Q अमाउंट ज्यादा है Q1 और Q2 से, तो ऐसे कंडीशन में इसका रेशियो भी क्या होने वाला है, हाईएस्ट होने वाला है। ठीक है, हमने सिंपल तरीके से आपको क्या किया, हमने बता दिया आपको। ठीक है, एक कैलकुलेशन भी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस वाले ले जाते हैं। ऐसा एक न्यूमेरिकल आपने देखा होगा जिसमें हम लोग इस इक्वेशन यूज करते हैं, s = ut + half at², जिसमें कितना टाइम है, फिर कितना डिफ्लेक्शन है, तो हम उसके थ्रू भी ये शो कर सकते हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्शन का रिजल्ट है और वो Q/m पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा वो मास रेशियो को बताएगा। तो हम सीधे सीधे बता रहे हैं कि आप देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जिसका ज्यादा हुआ, जिसका ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब उस चार्ज का अमाउंट ज्यादा है। तो जब चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, ऐसे कंडीशन में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कोरिलेट करके आंसर दे रहे हैं। क्लियर होगी बात? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन 15 क्या लिखा, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 3 × 10⁻³ I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? Okay. एक इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दी गई है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है आपकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है मेरी 3 × 10⁻³ आई कैप का मतलब होता है x डायरेक्शन। तो अभी हम x डायरेक्शन में चल रहे हैं, आई का मतलब x, j का मतलब y और k का मतलब z होता है। ओके, अब क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला कि मेरे पास एक YZ प्लेन है। ठीक है, और वो प्लेन कैसा है, वो स्क्वायर का एक पार्ट हो गया। देखो, स्क्वायर ऑफ द 10 सेंटीमीटर साइड हुज पैरेलल टू द YZ प्लेन। ठीक है, तो मुझे एक साइड चाहिए, तो YZ कैसे बनाओगे भाई, देखो ये बनाते हैं, ये बना गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया y, ये मेरे पास हो गया x और ये मेरे पास हो गया z हो गया। ठीक है, अब चलो प्लेन फॉर्म करते हैं, ये मेरे पास एक प्लेन आ गया, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, YZ प्लेन बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअल में प्लेन कैसे दिखते देखो मैं बताता हूँ, ऐसे समझो, ये मेरे पास x डायरेक्शन होगी, ये मेरे पास y डायरेक्शन होगी, तो z डायरेक्शन किधर आएगी, आपकी तरफ। क्या बात समझे, दिस इज द x, दिस इज द y, देन दिस इज द z, तो y और z मिला के एक प्लेन बनाएंगे, दैट इज द YZ प्लेन। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है, मतलब प्लेन से कैसा परपेंडिकुलर है। आगे बात समझ में, ऐसे करके पास आउट हो रही, तो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल के जा रही है। क्लियर है, कितने पे जा रही है, 90 डिग्री पे जा रही है। मुझे क्या बताना, फ्लक्स बताना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो phi = क्या होगा, E cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इन्होंने कितना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट दिया 3 × 10⁻³ एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो ये देखो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इंटू 10⁻⁻², सेंटीमीटर में था इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया, cos थीटा। अब बात आती है एंगल की, तो सबसे ज्यादा जो गलतियां हमसे होती है वो एंगल को टक्कर में होती है। हमेशा ध्यान रखना, जो एंगल रखा जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में रखा जाता है। व्हाट इज द एरिया वेक्टर, जो हमारा सरफेस होता है सरफेस से परपेंडिकुलर हमारा बन के जाता है, क्या, एरिया वेक्टर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज अवर एरिया वेक्टर, दिस पार्ट इज अवर क्या होगा, हमारा एरिया वेक्टर होगा ये। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में अगर आप अपना एंगल देखोगे तो कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, cos 0। क्या बात समझ में आ रही है आपको, मैंने क्या कहा, क्या रिजल्ट आ रहा है, cos 0 आ रहा है। cos 0 की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 10⁻³ और ये 10 का स्क्वायर हो गया 100 और ये हो गया -4, यहां से मेरे पास निकल गया 10⁻², -2 3 यानी 10 बचेगा, कितना आंसर आ गया, 30। सिंपल रिजल्ट, न्यूटन पर कूलम और हमारे पास मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास फ्लक्स का आंसर आ गया। सिंपल है, सबको बात समझ में। एरिया वेक्टर ध्यान देना है, एंगल जो बनाना है वो मुझे एरिया वेक्टर के साथ ही बनाना है, अदरवाइज हम गलत कर जाएंगे। क्लियर, ओके। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या है मेरा सेकंड पार्ट, जरा देखो। तो सेकंड पार्ट में बोला गया, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, फिर से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, वही स्क्वायर लेना है हमें, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल। देखो समझना मेरी बात को, जब वो बोले एंगल मेक्स विद प्लेन,
ओनली केवल प्लेन की बात करो, केवल प्लेन की बात करो, ठीक है, केवल प्लेन की बात करो, तो ऐसा समझना, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ऐसे करके तुम्हारा कोई प्लेन रखा होगा और प्लेन और इसके बीच में एंगल तुम्हारा बन रहा होगा 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या बोला, इस क्वेश्चन ने बोला है द नॉर्मल टू द प्लेन। इसका मतलब होता है कि अब जो एंगल बन रहा है वो बना है मेरे एरिया वेक्टर के साथ। फर्क है बातों में, लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है। सिंपल सिंपल अगर बोला जाता कि मेक्स एंगल विद द प्लेन इज 60 डिग्री, तो फिर हम ऐसा शो करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहां से पहले मैं इतना एरिया वेक्टर निकालता हूं, तो देखो मेरा एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आ रहा होता है नीचे की तरफ, तब मैं ई और ए के बीच का एंगल लेता, 60 डिग्री नहीं लेता मैं, तब मेरा आंसर कुछ 30 के अप्रॉक्स आ रहा होता है, ठीक है। अभी उसने क्या बोल दिया कि जो एंगल बन रहा है वो एरिया वेक्टर के साथ फॉर्म हो रहा है। कैसे पता चला, नॉर्मल टू प्लेन बोल दिया उसने, नॉर्मल टू प्लेन बोल दिया। ऐसी कंडीशन में मेरा थीटा सीधा सीधा कितना हो गया, 60 डिग्री। मेरा थीटा कितना हो गया भाई, 60 डिग्री हो गया, बिल्कुल सीधे सीधे हो गया, ठीक है। आज जो कैलकुलेशन करते हैं फ्लक्स का दोबारा, तो क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी गिवन की थी इन्होंने, ई की वैल्यू इन्होंने गिवन की थी भाई हमको, कहाँ है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया मेरा वही हो गया बेटा -2, और कॉस थीटा कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो मेरा आंसर जो है वो 30 आ रहा था, 30 का आधा कर दो भाई, 15 आने लगे आंसर। दैट्स आवर आंसर। बात समझ में सिंपल है, ठीक है। तो आज हमने कुछ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन किए ताकि बहुत ज्यादा लंबा ना खींचे हमारा ये रिजल्ट, हम कैलकुलेशन कर पाए, बैठ पाए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा बहुत हमने किया है, कल हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे और सेकंड पार्ट को अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, यानी 1-2 दिन के अंदर मुश्किल से हम एक एक चैप्टर को कवर कर देंगे, तो आपको पूरी एनसीईआरटी कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी, ठीक है। बात समझ गए। कोशिश करेंगे, अब जब हमारी आदत पड़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को एक ही बार में एक ही वीडियो के अंदर कवर कर पाए, ठीक है। तो थोड़ी सी आदत डालिए, थोड़ी मेहनत करिए, फॉर्मूलों को रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ताकि हम ज्यादा हस्टल कर पाए पहले से। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, पढ़े लिखे, टाटा, गुड बाय।